discussed about types of deposit account. Fixed deposit account we already understand, the recurring deposit account, the current account, saving account, I guess सारे के सारे accounts हम लोगों ने कर लिए. In today's class we are going to understand that what is the interest rate and how it is regulated for the deposit account. ये हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इंटरेस्ट है वो रेगुलेट होता है और क्या क्या उसके वेरियस तरीके हैं. ठीक है. तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो मैंने बताया था कि दैट इज फॉर द फिक्स पीरियड, राइट. फिक्स पीरियड के लिए जब हम कोई अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो वैसे डिपॉजिट को हम फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है. जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो रिपेबल है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड. एक्सपायरी का मतलब है यहाँ पर मैच्योरिटी. Once we'll deposit the amount, then we'll withdraw it after the years whatever we prescribed in that. It means कि अगर हमने 3 साल के लिए डिपॉजिट कराया है तो 3 साल के बाद हम पैसे को निकाल सकते हैं. 5 साल के लिए करवाया तो after 5 years we can withdraw the amount. And if we have done the deposit for 7 years, तो 7 years के बाद हम उस अमाउंट को withdraw कर सकते हैं. ठीक है. उससे पहले अगर कोशिश किया जाए तो पैसे को निकाला जा सकता है, बट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द इंटरेस्ट व्हाट एवर द बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑन दैट डिपॉजिट. उस इंटरेस्ट के अमाउंट में चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी जो रेट है इंटरेस्ट का वो फिक्स डिपॉजिट पे किस तरीके से अप्लाई होता है. तो इसकी स्टोरी थोड़ा समझते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपीज है, उस पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है डिपॉजिट करने पे, जिसको हिंदी में हम ब्याज कहते हैं, लाइक 10%, यानी 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, है ना, एग्जाम्पल के लिए. तो दैट इज इंटरेस्ट रेट. उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट. और ये प्रिस्क्राइब कौन करता है, बैंक प्रिस्क्राइब करेगा. ठीक है. अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई ने एक ये पावर आरबीआई के पास है अंडर द सेक्शन 21 एंड 35A की बैंकिंग और ये मतलब सेक्शन 21 ऑफ द आरबीआई एक्ट एंड द सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अकाउंट. यानी कि कौन डिस्क्राइब करता है आपका इंटरेस्ट रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1920 सेक्शन 21 एंड सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में सारे कंडीशंस एक्सप्लेन्ड है अबाउट द डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स. ठीक है. अगर हम बात करें 1992 की, तो टिल अप्रैल 21 1992 जो फिक्स डिपॉजिट था दैट वाज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी. उसको 4 कैटेगरीज में रखा गया था, किसको, फिक्स डिपॉजिट को. ठीक है. और वो 4 कैटेगरीज जो था वो क्या था, और इसमें जो आपका मैच्योरिटी डेट था ना, दैट वाज स्टार्टेड इन 46 डेज, फ्रॉम 46 डेज. यानी कि ऐसे भी कुछ टर्म डिपॉजिट्स थे जिनका मैच्योरिटी रेट इतना, मैच्योरिटी डेट 1.5 महीने का भी था, इतना कम का. ठीक है. सो इट वाज द सिचुएशन ऑफ 1992 तक ये सिचुएशन था, टिल 21 अप्रैल 1992 तक ये सिचुएशन था. ठीक है. उसके बाद में जब ये चीज फाइंड आउट किया गया कि हमें फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना चाहिए, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए हमें लॉन्ग टर्म तक पैसे को होल्ड करने की जरूरत है, ये चीज बैंक को पता लगा. तो इसीलिए उन्होंने बाद में जो आपका हायर रेट इंटरेस्ट के लिए उन्होंने जो टर्म था, यानी जो बस 1.5 महीने तक का भी मैच्योरिटी जो था डेट, उसको उन्होंने लॉन्गर पीरियड में कन्वर्ट कर दिया. बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर हो रहा है कि क्या सिचुएशन था 1992 तक फिक्स डिपॉजिट 1.5 महीने के लिए भी होता था, लेकिन चूंकि ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी डिपॉजिटर को चाहिए, तो इसी वजह से उन्होंने जो लॉन्गर पीरियड के लिए डिपॉजिट्स को लेना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. उसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज किया, मतलब बार बार चेंज होता रहता है, रिवाइज होता रहता है. ठीक है. उसके अलावा आप मेन ऑब्जेक्ट क्या है बैंक डिपॉजिट का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बैंक डिपॉजिट का कंपैरिजन टू अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट, को बताएगा मुझे कि बैंक डिपॉजिट का क्या बेनिफिट है एज कंपैरिजन टू अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट.
क्या बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है कि अगर कोई बैंक में डिपॉजिट कराता है अच्छा खासा अमाउंट, तो बहुत सारा सेविंग इंस्ट्रूमेंट है लेकिन फिर भी बैंक डिपॉजिट बेनिफिशियल क्यों हो? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? एज ए सिक्योरिटी। इंटरेस्ट। इसका सबसे ज्यादा मेजर रीजन ये है, दैट इज सिक्योरिटी. What is the meaning of security here? Like in the case if anything happened with the bank, your amount is not going anywhere. You will get amount, right? But in the other instrument, either they are providing you the higher risk, but higher interest, but there is a higher risk. In the situation of the inflationary, maybe the other instruments are affected by that, but the bank account, the deposit is not interested by that. Yes, Ashutosh. Your voice is not coming, beta. तो हो सकता है ना, क्या बोल रहे हो आशुतोष? ठीक है, तो सिक्योरिटी इज द मेजर रीजन. एज कंपैरिजन टू अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट, डिपॉजिट्स आर मच सेफर देन द कंपैरिजन टू द अदर इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, 1992 के बाद डीरेगुलेशन हुआ, फिर से डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आया. अपने से इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई ने परमिट किया कि भाई इंटरेस्ट रेट रखना है, मैच्योरिटी, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सब कुछ फिक्स किया फिर से आरबीआई ने. तो मतलब एक तरीके से आरबीआई के पास राइट है इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2013 की, मतलब टिल अप्रैल 1, 2013 की अगर हम बात करें, तो बैंक्स वर परमिटेड टू ऑफर एट देयर डिस्क्रिशन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंगल टर्म डिपॉजिट. यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट भी वो दे सकते हैं. अगर कोई डिपॉजिट करता है तो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट कैन बी पेड. ठीक है, फॉर द सेम मैच्योरिटी ऑफ 15 लाख एंड अबव. यानी कि अगर 15 लाख का कोई डिपॉजिट होता है और या तो उससे ज्यादा का होता है, तो हम उस पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं. डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? मतलब फिक्स्ड ना होकर के अलग, जो डिफरेंट, मतलब बोल सकते हैं ना कि अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर सकते हो. जैसे इस साल हमने 4% दिया, अगले साल हमने 7% दिया सेम अमाउंट पे, तो दैट इज डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, और उसके अलावा आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 1992 तक 46 डेज तक के लिए इंटरेस्ट रेट, 46 डेज का मैच्योरिटी डेट था. अब वो 46 डेज से इंक्रीज हो गया लॉन्ग टर्म में. क्यों हुआ है? बिकॉज टू गिव द हायर इंटरेस्ट रेट टू द कंज्यूमर्स. नाउ टिल 2013 की अगर हम बात करें तो देयर इज नो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं है. 2013 के बाद डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट को अडॉप्ट कर लिया गया. ठीक है, यहां पर आप सिंगल टर्म डिपॉजिट पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लगा सकते हो. यानी कि अगर मान लीजिए 10, एक तरीके से बोला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा एक तरीके से, कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द सेम अमाउंट. तो दैट इज अप्लाइड फ्रॉम अप्रैल 1, 2013. Till before that, there were the situation where there is a fixed interest rate which is determined by the RBI. Clear? याद तक समझ में आया सबको? नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और टर्म डिपॉजिट. कौन कौन से फैक्टर हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द ओवरऑल लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश कितना प्रेजेंट है बैंक में. ठीक है, so the overall liquidity in the banking system and demand of bank credit in the economy is the first consideration. यानी कि क्या क्या चीजें इंटरेस्ट रेट को चेंज करती है? पहले तो बैंक का कैश होल्ड करने की कैपेसिटी. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव लिक्विडिटी बैंक में होगा तो इस वजह से जो बैंक क्रेडिट सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट सिस्टम क्या हो जाएगा? अगर बहुत ज्यादा लिक्विड होल्ड करके रखेगा, तो लिक्विड अगर ज्यादा होल्ड करके रखेगा तो हो सकता है कि लोन देने की कैपेसिटी हो सकता है इंक्रीज हो जाए, लेकिन इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट में देने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा. सो कितना ज्यादा हमें अमाउंट को होल्ड करके रखना है बैंक में, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिपॉजिट. आई बात समझ में कि द लिक्विडिटी विच इज प्रेजेंट या द कैश प्रेजेंट इन द बैंक दैट विल डिस्क्राइब दैट हाउ मच इंटरेस्ट रेट वी कैन पे. आपको भी पता होगा कि बैंक अपने पास पैसे नहीं रखने का रीजन ये नहीं है कि बैंक जो है उसके पास पैसे नहीं है. नो, बैंक हैव लॉट ऑफ अमाउंट बट दे हैव टू मेक सम रिजर्व विद द आरबीआई एज वेल एज दे आर बेसिकली
depositing the amount in the various instrument. Through that they are also earning the interest. क्लियर है ना? तो जितना ज्यादा लिक्विड और कैश होल्ड रहेगा उतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. समझ में आई बात? फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट. The interest rate offered by the government. Next, second point is, first is liquidity. Second, अगर शॉर्टकट में लर्न करना तो लिख लेना the factors affecting the present day interest rate on term deposit. Term deposit क्या है? Fixed deposit. तो first reason is the liquidity. ठीक है. Second one is the interest rate offered by the government on small saving scheme. ठीक है. मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है स्मॉल सेविंग स्कीम में, ऐसे जो स्कीम्स होते हैं वो डायरेक्ट कंपीट करते हैं बैंक के डिपॉजिट से. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में बैंक डिपॉजिट को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए दे हैव टू प्रोवाइड द हायर इंटरेस्ट रेट टू द कस्टमर. यानी द इंटरेस्ट रेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेविंग अकाउंट्स, ऑन द सेविंग स्कीम, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अगर कोई इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट जो है वो हाई प्रोवाइड करेगा तो डायरेक्टली कंपटीशन इसका किसके साथ है? बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ. इसीलिए बैंक को इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है. सो इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द स्मॉल सेविंग स्कीम इज आल्सो अफेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन द टर्म डिपॉजिट. सेकेंड पॉइंट क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिख लिया सबने? फर्स्ट पॉइंट लिक्विडिटी. सेकेंड पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, on small saving schemes. Clear? Now Yes. next one is third point. क्या है थर्ड पॉइंट? क्या है जो इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करता है? तो कॉस्ट ऑफ रीफाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम द आरबीआई एंड अदर एपेक्स बैंक. ठीक है. मतलब कि रीफाइनेंस सिस्टम या फिर बैंक को फाइनेंस करने का सिस्टम किसके पास है? आरबीआई के पास है. ठीक है. और आरबीआई के अंडर में नाबार्ड, सिडबी, ये सब एपेक्स बैंक है. ठीक है. आरबीआई जो है वो सबका एपेक्स बैंक है और उसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह है जो एपेक्स बैंक में है. तो दे आर बेसिकली क्या करते हैं? वो रीफाइनेंस सिस्टम या रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी देते हैं. अगर रीफाइनेंस कॉस्टलियर है, यानी कि बैंक जो है वो लोन का पैसा दूसरे बैंक से ले रहा है, यानी कि आरबीआई से ले रहा है, और अगर वो कॉस्टलियर है तो ऐसी सिचुएशन में जो बैंक है वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट हाई देगा या लो देगा? लो देगा. ठीक है. ऐसे सिचुएशन में अगर रीफाइनेंस कॉस्टलियर होगा तो बैंक जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट में लो देगा. ठीक है, कस्टमर को. और बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी चीजें हैं दैट इज आल्सो अफेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन द इंटरेस्ट रेट किसका? डिपॉजिट्स का. क्लियर है? तो रीफाइनेंस जो अवेलेबल है आरबीआई के द्वारा, एपेक्स बैंक के द्वारा, अगर वो कॉस्टलियर होगा बाकी बैंकों के लिए तो बैंक जो है वो डिपॉजिट पे क्या करेगा? आपका कॉस्ट, जो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम देगा. यहाँ दो टर्म आता है, ध्यान दीजिएगा. अगर उसने फाइनेंस किया बैंक को और इंटरेस्ट रेट हाई लिया आरबीआई ने, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा. लेकिन अगर बैंक लोन जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा तो उसको टर्म डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट हाई देना पड़ेगा. याद रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस. क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट वन इज, अच्छा, बैंक रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट इज द रेट विच इज डिस्क्राइब्ड एट हाउ मच रिजर्व वी हैव टू मेंटेन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितना पैसा रखना है, बैंक को अपने पास कितना पैसा रखना है स्टॉक में, तो दैट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. ठीक है. तो यहाँ पर ये तीन टर्म हो गए, जो एक रीफाइनेंस, लिक्विडिटी एंड द गवर्नमेंट, बोल सकते हैं ना कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट विच इज प्रोवाइडेड ऑन द
स्मॉल सेविंग स्कीम या स्मॉल सेविंग स्कीम, ये सभी जी। रेपो रेट जो है ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट लिख लो, शॉर्टकट में छोटा सा लिख लो, व्हाट इज रेपो रेट। सो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड टू बैंक, यानी बैंक को जितना, वही रीफाइनेंस आया ना, तो यहाँ बैंक को जितना परसेंटेज इंटरेस्ट के साथ वो फंड प्रोवाइड करता है, यानी रीफाइनेंस करता है, तो दैट इज रेपो रेट, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट मतलब मैंने जस्ट ऑपोजिट बता दिया था आपको। रेपो रेट का मतलब है जितने में बैंक से, बैंक जो है अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब बैंक जो है वो फंड जो है वो बोरो करता है किससे, आरबीआई से, तो आरबीआई ने लेंडिंग का जो परसेंटेज लगाया हुआ है, लेंड करने का यानी देने का, तो वो 4% अभी करेंट तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक जो है वो आरबीआई को पे करता है जब वो बोरो करता है पैसा, तो दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट ऑपोजिट, व्हेन द आरबीआई इज बोरोइंग द मनी फ्रॉम द बैंक, जब बैंक से वो पैसा लेता है तब वो रिवर्स रेपो रेट होता है, वो भी डिस्क्राइब होता है आरबीआई के द्वारा। क्लियर हो गई बात, यानी जब आरबीआई पैसा दे रहा है तो बेसिकली उस सिचुएशन में रेपो रेट है, जब आरबीआई पैसा बैंक से ले रहा है तो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, अब क्लियर हो गया, लिख लिया, रेपो रेट, आरबीआई इज लेंडिंग द मनी, गिविंग द मनी टू द बैंक, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई इज बोरोइंग द मनी, ठीक है, आरबीआई इज बोरोइंग द मनी, देन दैट इज बेसिकली रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया एवरीवन? एवरीवन, कोई डाउट नहीं? सेंट का जो रिवर्स रेपो रेट है, यानी कि अगर आरबीआई पैसा ले रहा है बैंक से तो दे आर ओनली गिविंग 3.35%, बट इफ द बैंक इज बोरोइंग द अमाउंट फ्रॉम द बैंक दे आर प्रोवाइडिंग 4%। क्लियर हो गया रोहित? यस मैम। ओके, एक बैंक रेट भी है। अब बैंक रेट क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, ये तीनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है। सीआरआर और एसएलआर भी अभी जस्ट बताऊंगी, वो भी लिख लेना। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके पहली बात तो बैठो, एवरीवन कैमरा ऑन करके बैठो। हाँ, तो बैंक रेट क्या है वो लिख लो, पास में वहीं पर साथ में लिख लो। बैंक रेट क्या है, ये एक इंटरेस्ट रेट है एट विच जो नेशंस का सेंट्रल बैंक है लेंड मनी टू द डोमेस्टिक बैंक। तो बैंक रेट जो है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। बैंक रेट इज जो है वो इंटरेस्ट रेट है, किस चीज का बैंक रेट क्या है, बैंक रेट के अंदर में ये सब रेट आता है। बैंक रेट में आपका रिवर्स रेपो रेट आता है, कहीं भी बैंक रेट दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से अलग है। बैंक रेट का मतलब है कि इसके अंदर आपका आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपका आएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी टाइम, ये सब का कुछ इंटरेस्ट वगैरह जुड़ करके ओवरऑल बैंक रेट डिस्क्राइब होता है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आता है। अब सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिखिए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, आरबीआई। सो अंडर द सीआरआर जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं, दे हैव टू मेंटेन द मिनिमम अमाउंट विथ द बैंक, ठीक है, डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो अमाउंट होगा जहां पर बैंक अपने पास कितना पैसा रख सकता है उसका रेशियो, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द, बोल सकते हैं, डिपॉजिट दैट कॉमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन एज अ लिक्विड कैश, यानी कितना कैश वो अपने बैंक में रख सकते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो अमाउंट उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना है। क्लियर हो गया? रिवर्स रेपो रेट, जहां पर जब आरबीआई पैसा लेगा किससे, बैंक से लेगा, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट पे करेगा। रेपो रेट जब बैंक को आरबीआई पैसा पे करेगा तो उस पे जब वो इंटरेस्ट रेट पे करेगा। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गए सारे टर्म्स एवरीवन? चलिए
नाउ द फोर्थ पॉइंट में आपका आएगा कि क्या है जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करेगा आपके रेट इंटरेस्ट रेट को। तो 3 समझ में आ गया, लिक्विडिटी, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जो स्मॉल सेविंग पे देगा स्कीम्स पे पैसे वो। थर्ड होगा दैट इज रीफाइनेंस सिस्टम कि रीफाइनेंस में क्या कॉस्ट ले रहा है, रेपो रेट एंड बैंक रेट वगैरह। फोर्थ में आएगा इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो वर्क एज एन इंडिकेटर। ठीक है, उस टाइम पर जब आपका इन्फ्लेशन होगा तो उस टाइम पे भी वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेगा। याद रखिएगा एक टर्म कि जो पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया और एकदम से इन्फ्लेशन आया तो उसका इफेक्ट ज्यादा आपके डिपॉजिट पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई नया डिपॉजिट करने कोई कंज्यूमर आएगा, कोई अगर अकाउंट पैसा सेव करने आएगा तो उस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो एज ए इंडिकेटर है और वो क्या करता है इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस। जब इन्फ्लेशन है इसका मतलब महंगाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई। तो सेवर्स जो है दे आर इंड्यूस्ड टू सेव एंड डिपॉजिट बाय ऑफरिंग द हाई इंटरेस्ट रेट। यानी कि जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को ये चीज लगेगा कि हमें सेव करना चाहिए पैसा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इंड्यूस किया जाएगा। हो सकता है कि जब महंगाई बढ़ जाए तो लोग जो है वो सेविंग कम करें क्योंकि उनका पैसा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उनका कंजप्शन में जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि सेविंग जो है वो कम करे। तो बैंक का काम है कि उनको इंड्यूस करना। क्या करना? इंड्यूस करना, यानी इन्फ्लुएंस करना कि वो आकर के सेविंग करें। और सेविंग वो तभी करेंगे जब उनको कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से या बाकी ईयर से उनको थोड़ा एक्सेसिव ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक कोशिश करता है कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे। तो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच विल डिटरमाइन दैट व्हाट इंटरेस्ट रेट वी आर गोइंग टू बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑन टर्म डिपॉजिट। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हो गया everyone? नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादातर किस चीज पे प्रोवाइड करता है? हायर मैच्योरिटी रेट पे या लोअर मैच्योरिटी टाइम पे? हायर मैच्योरिटी टाइम पे, बिल्कुल। तो जनरली जो बैंक है दे विल ऑफर द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ऑफ द लॉन्गर मैच्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका राइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पीरियड। ठीक है, जितना ज्यादा पीरियड आप ज्यादा ईयर लीजिएगा उतना ज्यादा वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ बैंक जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म डिपॉजिट। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो आपका हायर इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम डिपॉजिट यानी कि जो बहुत कम सालों के लिए पैसा डिपॉजिट है उस पे भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में, इस तरीके की सिचुएशन में आपका क्या होगा? इस तरीके का सिचुएशन में आपका क्या होगा बताइए? आपका शॉर्ट टर्म में भी डिपॉजिट हाई होगा, लॉन्ग टर्म में भी डिपॉजिट हाई होगा, मीडियम टाइम पे भी डिपॉजिट हाई होगा। तीनों सिचुएशन में आपका डिपॉजिट हाई ही होगा। तो यहाँ पर जनरली जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है मेच्योरिटी टाइम के हिसाब से दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट। But somehow nowadays the banks are providing the higher interest rate on the smaller and the मीडियम टर्म डिपॉजिट एज वेल। ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट में तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें हायर इंटरेस्ट रेट है एज कंपैरिजन टू द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग मीडियम पीरियड में ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे कंपैरिजन टू द लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका मेच्योरिटी टाइम इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द इंटरेस्ट रेट। यहां तक समझ में आया सबको? एवरीवन आई एम आस्किंग समथिंग, क्लियर है सबको? सारे पॉइंट। अच्छा, एक और चीज है कि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स फॉर द सीनियर सिटीजन। कौन होते हैं सीनियर सिटीजन? above 60 plus people are the senior citizen, right? So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या स्कीम उनके लिए निकाला है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं टर्म डिपॉजिट को? क्लियर है ना? यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हो रही थी, क्लियर है? नाउ द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स फॉर द सीनियर सिटीजन।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने परमिट किया बैंक को टू फॉर्मुलेट द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन, यानी आरबीआई ने बैंक्स को सजेस्ट किया है कि सीनियर सिटीजन के लिए भी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स निकालिए, ठीक है। ऑन दे में हायर ऑफर हायर एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ पर फ्लोटिंग और चेंजेस नहीं होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब एक इंटरेस्ट रेट यानी 10% है तो वो 10% के हिसाब से ही चलता जाएगा, ठीक है। और बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि चेंज इंटरेस्ट आप स्कीम्स निकालिए, और वो भी कौन से पे, डिफरेंशियल पे नहीं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। नॉर्मल डिपॉजिट से कोशिश कीजिए उनको ज्यादा इंटरेस्ट देने का, ठीक है। तो इस तरीके की स्कीम्स जो होंगे वो आराम से सिंपल प्रोसीजर के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा डिपॉजिट्स से डिपॉजिट्स टू नॉमिनी टू सच डिपॉजिटर इन इवेंट ऑफ डेथ। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी ऑलरेडी एज ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उनका आराम से सेविंग जो आपका टर्म डिपॉजिट है वो ओपन हुआ, टर्म डिपॉजिट अब वो 5 इयर्स के लिए ओपन करवाया उसने, सीनियर सिटीजन किसी पर्सन ने, ए मान लीजिए ए जो है उसने 5 इयर्स के लिए ओपन करवाया फिक्स्ड डिपॉजिट। 5 ईयर कंप्लीट होते के साथ, ठीक है, उस पर्सन की मान लीजिए डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में वैसे जो सीनियर सिटीजन का अकाउंट होगा और जो उनका नॉमिनी होगा उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके के स्कीम के पैसे, यानी कि उसके लिए ज्यादा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर का भी प्रोविजन यहाँ पर बनाया गया है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सीनियर सिटीजन। समझ में आई? नॉमिनी वो होगा जो आपके अकाउंट को ओपन करने के टाइम पर एज अ नॉमिनी जो होगा उसको पैसा मिल सकता है, और कई बार नॉमिनी जो है आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी करवा सकता है। तो नॉमिनी वही होगा जो आपके बाद आपके अकाउंट को होल्ड करेगा या हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स दिए हुए हैं आपके सीनियर सिटीजन के, कौन कौन सी स्कीम्स है वो मैं बताऊंगी। यहां तक समझ में आ गया ना कि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन का क्या है? थोड़ा सा जो मैंने बताया समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट वन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004, यानी कि 2004 में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन्होंने विच आर ऑपरेटिंग द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीपीएफ फंड को जो होल्ड करते हैं, ठीक है, जो ऑपरेट करते हैं पीपीएफ को, ऐसे पीपीएफ को होल्ड कौन करता है? ईपीएफओ, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर 2004 में जितने भी ब्रांचेस हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के जो कि ऑपरेट करते हैं पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, स्कीम 1968 जो भी इस स्कीम को होल्ड करता है, पीपीएफ के स्कीम को जो होल्ड करता है उसको परमिशन दिया गया टू ऑपरेट द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में क्या चीज बोला गया कि मैक्सिमम जो एक्सेप्टेंस होगा फंड का वो 15 लाख होगा। कितना एक्सेप्टेंस होगा? 15 लाख होगा। और कितने सालों के लिए होगा? द पीरियड इज फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए आप इस स्कीम के अंडर में आप टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं। और एज ऑब्वियसली अबव 60 इयर्स होना चाहिए, 60 और अबव 60 इयर्स, people above 60 years age, not 60, above 60, ठीक है। they are offered interest rate at 9% annum, मतलब हर साल उनको उस पे 9% मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट जो है वो क्वार्टरली भी पे हो सकता है, क्वार्टरली यानी आफ्टर 3 मंथ यू कैन टेक द इंटरेस्ट, ठीक है। द डिपॉजिट अंडर दिस स्कीम मे बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 3 इयर्स, और अगर आप चाहें तो 5 साल से इसको एक्सटेंड करके 8 इयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 इयर्स से आप 6 इयर्स में भी कर सकते हैं, 5 to 7 और 5 to 8 ईयर, यानी 3 साल तक आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 है उस वो किसको, ये जो स्कीम जो था दैट इज स्टार्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वही पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम को ऑपरेट करने का राइट था, ठीक है। पीपीएफ को जिसके पास ऑपरेट करने का राइट था, पीपीएफ स्कीम 1968 में कोई एक स्कीम आया था पीपीएफ स्कीम,
उसको जो पब्लिक बैंक ऑपरेट कर रहे थे उन्हीं को राइट दिया गया कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 को भी ऑपरेट करें। यहाँ पर 60 इयर्स से ऊपर के जो भी लोग हैं अगर और जिनका अकाउंट पीपीएफ के अंडर में जो आते भी होंगे वो जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, और मैक्सिमम अमाउंट है 15 लाख। मिनिमम अमाउंट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बट मैक्सिमम इज 15 लाख, and in 15 lakh they will get the 9% annual interest rate and the interest can be paid on the quarter basis as well, ठीक है। और ये जो 5 years है that can be extended more 3 years, यानी it can be extended to the 6 years, 7 years and 8 years। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पर। और कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, सोचो 9% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है दैट इज द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 2002 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया बैंक को टू इंट्रोड्यूस द फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल दैट कैन बी वैरी, दैट कैन बी चेंज, नाम से ही पता लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 2002 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उन्होंने सजेस्ट किया बैंक को कि अब आप फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट लीजिए, और इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली यहाँ इंटरेस्ट रेट जो होगा नए डिपॉजिट्स का विच आर टू बी सेट एट 6 month इंटरवल्स, ठीक है, उनके ऊपर इन्होंने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट लगाने की बात की। फिक्स्ड रेट ऑप्शन जो होगा दैट इज मेड अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको, कुछ लोगों, कुछ इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का भी स्कीम मिलेगा। अदरवाइज आरबीआई ने इनकरेज किया कि जितने भी डिपॉजिटर हैं टू कन्वर्ट देयर एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट इनटू द वेरिएबल रेट डिपॉजिट, यानी कि जो आपके फिक्स्ड रेट डिपॉजिट थे उनको आप वेरिएबल रेट डिपॉजिट में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए इनकरेज किया गया बैंक के द्वारा डिपॉजिटर को। जो इन्वेस्टर्स कुछ होंगे उनको फिक्स्ड रेट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बाकी बैंक को सजेस्ट किया गया कि भाई अब आप फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट लेकर आइए, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक और सिस्टम आया इसी टाइम पे 2002 में, एक और सिस्टम लाया गया कि अगर कोई पर्सन जिसका पैसा डिपॉजिट है बैंक में और अगर वो चाहे और प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही, मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आपने पैसे विड्रॉ कर लिए तो ऐसे सिचुएशन में नो पेनल्टी केस लगाइए, यानी उनको पेनल्टी पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, फाइन नहीं देना पड़ेगा। दैट वाज आल्सो इम्पोज्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। तो ये भी चीजें हुई, और कि अगर आप पेनल्टी जो है वो आपका नहीं लगेगा इन द सिचुएशन ऑफ प्री मैच्योर, मतलब ये उनके लिए था जो फिक्स्ड रेट के लिए नहीं था, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के लिए था, कि जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर अगर आप प्री मैच्योर टाइम, मतलब 5 साल के लिए आपने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में पैसा डिपॉजिट किया, अगर वो आपने पहले पैसा निकाल लिया तो ऐसे सिचुएशन में आपका पेनल्टी नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। रिन्यूएबल बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि कई बार आपका जो एफडी होता है, मान लीजिए अगर आपने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए करवाया तो आप चाहें तो आप उसको रिन्यू दोबारा से भी करा सकते हैं, यानी उस अमाउंट को दोबारा से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो देखेंगे। रिन्यूएबल बिफोर मैच्योरिटी, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है, बैंक को परमिट कर दिया बैंक को टू रिन्यू एन एग्जिस्टिंग टर्म डिपॉजिट, यानी कि जो टर्म डिपॉजिट था, जैसे मान लो कि मैंने 4 साल के लिए डिपॉजिट किया पैसा और 4 साल के बाद मैंने पैसा निकालने की जगह उसको दोबारा से डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। सो उसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है कि आगे के 4 साल के लिए फिर से ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। सो इसका अलाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया है बैंक को टू रिन्यू एन एग्जिस्टिंग टर्म डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी से पहले भी अगर चाहे तो दोबारा से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बिफोर मैच्योरिटी विदाउट इन्वोकिंग द पेनल्टी। लेकिन इसमें दोनों टर्म है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहे तो आफ्टर मैच्योरिटी भी आप रिन्यू कर सकते हैं और बिफोर मैच्योरिटी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिफोर मैच्योरिटी की उन्होंने बात बोली तो बिफोर मैच्योरिटी से ही हम समझते हैं, बिना पेनल्टी के बिफोर मैच्योरिटी द बैंक कैन रिन्यू, ठीक है। इट इज रिन्यूड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये जो सिचुएशन होगा ये मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए,
और जो पीरियड होगा रिन्यूअल का इज लॉन्गर देन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ओरिजिनल डिपॉजिट। यानी कि इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपीस मैंने डिपॉजिट किया बैंक में फॉर 2 इयर्स या फिर 3 इयर्स। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मैंने डिपॉजिट किया। 2 साल के बाद, मतलब मैच्योरिटी नहीं हुआ है, 1 साल बाकी है, 2 इयर्स के बाद मैं इस अमाउंट को यानी 1 लाख को रिन्यू करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो 2 साल में मैंने रिन्यू किया, तो यहाँ पर तो 1 साल बच गया मैच्योरिटी के लिए। तो ये 1 साल से ज्यादा रिन्यूअल ईयर होना चाहिए, यानी कि 2 साल के बाद मैंने फिर से 3 साल के लिए इसको डिपॉजिट कर दिया। अगर मैंने इसको 6 महीने के लिए डिपॉजिट किया होता तब ये काम नहीं करता। जितना भी रिमेनिंग ईयर्स बचा हुआ है उससे ज्यादा टाइम के लिए आप रिन्यूअल का ईयर चूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ओके। इस केस में इंटरेस्ट रेट कैसे पेबल होगा? ध्यान दीजिएगा। इन सच केस इंटरेस्ट रेट विल बी पेबल एज दिस सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन जो ओरिजिनल डिपॉजिट होगा, यानी कि 3 साल के लिए जो ओरिजिनल डिपॉजिट किया, रिन्यू के पहले वाला डिपॉजिट जो ओरिजिनल डिपॉजिट है, ऑन द ओरिजिनल डिपॉजिट एट द रेट एप्लीकेबल टू द पीरियड विच डिपॉजिट हैज एक्चुअल रन फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट टू डेट ऑफ रिन्यूअल, the prevailing at the time of original deposit without levying any penalty। यानी जो ओरिजिनल डिपॉजिट आपने कराया उस टाइम पे जो आपने इंटरेस्ट रखा, वही इंटरेस्ट रेट अगर आप चाहें तो रिन्यूअल में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? यानी जो ओरिजिनल डेट पर जो आपने रेट एप्लीकेबल था पीरियड, उस पीरियड के लिए डिपॉजिट के लिए एक्चुअली रन जो भी चल रहा था उस टाइम पे, उसके बाद जो आपका डेट ऑफ डिपॉजिट टू डेट ऑफ रिन्यूअल का जो टाइम होगा उस पे प्रिवल होगा टाइम ओरिजिनल डिपॉजिट का। यानी कि ओरिजिनल डिपॉजिट का जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वही अलाउड होगा, या फिर आप वही लगा सकते हैं। और इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल, जो रेट होगा वो डेट ऑफ रिन्यूअल का होगा। यानी कि अगर आपने इंटरेस्ट जो किया, इंटरेस्ट लगाया पीरियड फ्रॉम द ओरिजिनल टू रिन्यूअल के टाइम पे जो टाइम लगा, उस टाइम पे आपका डेट ऑफ रिन्यूअल के हिसाब से जो रेट आपने प्रिस्क्राइब किया वो लगेगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले कंडीशन में बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल आपका रेट होगा, ओरिजिनल जो आपका रेट होगा वही रेट आप लगा सकते हैं अगर चाहे तो। सेकेंड सिचुएशन में बोला जा रहा है कि ओरिजिनल जो आपका रेट या फिर जो टाइम, ओरिजिनल नहीं मत समझो, टाइम से समझो कि टाइम, जो टाइम से दूसरा रिन्यूअल का टाइम लगा, ओरिजिनल से दूसरा जो न्यू रिन्यूअल का टाइम के बीच में अगर आप न्यू रिन्यूअल रेट लगाना चाहते हैं तो यहां से जो रिन्यूअल का आपने एप्लीकेशन भरा जो टाइम लिया वहां से आप न्यू वाला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले, रिन्यूअल से पहले ओरिजिनल वाला ही रेट लगता रहेगा। समझ में आया कि कंफ्यूज कर गए? समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू ऑफ डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट हम कैसे कर सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट के लिए। टैक्स एग्जम्पशंस क्या क्या मिलता है अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो आपको पता होगा कि सेविंग पे हम लोग को टैक्स एग्जम्पशन मिलता है ना, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? Okay, see you all in the next class. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt?